हूं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। पूरा देश कोरोना महामारी के प्रकोप से धीरे धीरे निकल रहा है। उत्तराखंड में भी धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सारी चीजें नॉर्मल होती नजर आ रही हैं। लेकिन चारधाम यात्रा, जब भी उत्तराखंड की बात होती है तो चारधाम यात्रा को लेकर के हमेशा कई तरह की बातें चलती हैं। कोरोना नहीं था तब भी कहा जाता था कि चारधाम यात्रा यहाँ की लाइफ लाइन है। जब आप चारधाम यात्रा पे जाते हैं तो लगभग 9 से 12 दिन का समय लगता है। और ये जो यात्रा रूट है, इस रूट पे जो व्यवसायी होते हैं वह स्थानीय होते हैं। और वह 6 महीने की यात्रा में 3 महीने बरसात की वजह से नुकसानदायक होती है और 3 महीने पूरी यात्रा चलती है, लगभग पीक पे कह सकते हैं आप। और उस 3 महीने में 1 साल का व्यवसाय होता है। लेकिन इस समय व्यापारी बेरोजगार है, कैब टैक्सी वाले बेरोजगार हैं, डांडी कांडी वाले बेरोजगार हैं। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, भीड़ उमड़ रही है। कुमाऊं में आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुमाऊं में भी हरीश रावत की यात्रा में बड़ी भीड़ आ रही है। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, रैली निकाल रही है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी तैयारी में लगी है कि किस तरह से उत्तराखंड में पदार्पण किया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय कि जो लाइफ लाइन कही जाती है, जिस पे रोजगार होता है, पहाड़ के लोगों का, पहाड़ के लोग इंतजार करते हैं, उस पे लोगों की नज़र कब जाएगी। हम आपको बता दें कि मामला कोर्ट में है, जिसका हवाला दे करके सरकार बार बार बच जाती है। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुख्य प्रवक्ता मथुरादास जोशी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी, इनसे पूछा जाएगा, सरकार इनकी है, यात्राएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, विधानसभा सत्र आयोजित कर रहे हैं, तो चारधाम यात्रा पे वार्ता तो कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। आम आदमी पार्टी नवीन पटसाली जी, आप देखते होंगे कि टीवी पे जब ये आजकल आते हैं तो हकीकत में उत्तराखंड के उन विषय को लेकर के आ रहे हैं कि जिनकी इस समय जरूरत है। इन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसी को लेकर के उठाया कि चारधाम यात्रा की शुरुआत क्यों नहीं। यात्रा शुरू करने की मांग की जाती है। शुरुआत सबसे पहले हम नवीन जी के ही पास चलेंगे। नवीन जी, चुनावी दौर है, सबका और सारी पार्टियों का ध्यान चुनाव की तरफ है। आपका ध्यान चुनाव से इतर चारधाम यात्रा की तरफ कैसे चला जा रहा है? देखिए श्रीवास्तव जी, अभी आप देख रहे हैं कि सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने की भी बात की जी। सरकार ने पर्यटन स्थल खोल दिए, मसूरी नैनीताल में लोग आ रहे हैं जी। और इस प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से खोल दिए गए हैं तीर्थ यात्रियों के लिए केवल। और अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा भी जोरों पर है। बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि 50,000 की भीड़ उमड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो कांग्रेस बोलती है हमारे उससे भी ज्यादा है। जब इतना हुजूम इनकी यात्राओं में आ रहा है तो जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है चारधाम यात्रा, उसको स्थगित करने के पीछे क्या कारण है, सरकार इसको उजागर नहीं कर पा रही है। तो हमारा कहना यह है क्योंकि जो चारधाम यात्रा है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पूरा जो हमारा जीडीपी है इस प्रदेश का, उसका 25% से भी ज्यादा हिस्सा पर्यटन से आता है और उसमें सबसे बड़ा योगदान चारधाम यात्रा का है। लगभग 1 साल में 12,000 करोड़ का सालाना व्यापार इस यात्रा में होता है और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर जिनकी आजीविका इस यात्रा से जुड़ी है वो है, चाहे होटल व्यवसायी हो, आपने बात कही ढाबा मालिक हो, घोड़ा खच्चर दंडी कांडी टूर ट्रेवल्स वाले हैं, छोटे छोटे व्यवसायी जो पूरे रास्ते में हैं, यहाँ तक कि हमारा पंडा पुरोहित समाज और हक हकूकधारी, उनकी भी आजीविका कहीं न कहीं इस यात्रा पर टिकी रहती है। तो ऐसे में जब सब चीजें खुल रही हैं, ये यात्रा स्थगित होने के क्या कारण है, इसलिए हमने सरकार से मांग की कि इस यात्रा को शुरू करें। अगर कोरोना की तैयारी पूरी नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी तैयारी करके जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसको खोला जाए ताकि लोगों को राहत मिले, इसलिए हमने ये मांग की थी। बाकी बहुत जेन्युइन प्रश्न आपने अपनी प्रेस वार्ता में भी उठाया था और आज भी बड़ी जेन्युइन ढंग से अपने बड़ी शालीनता से आपने उस बात की जिक्र भी किया और मांग भी कर रहे हैं। मथुरादास जोशी जी, आप
बड़े सीनियर लीडर हैं, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति देखी है। उत्तर प्रदेश भी जब होता था तो उत्तराखंड में कम से कम इस चारधाम यात्रा को बड़े सुसज्जित ढंग से, बड़े व्यवस्थित ढंग से इसकी प्लानिंग की जाती थी और प्रयास किया जाता था कि यात्रा सकुशल संचालित हो। कोरोना का मानते हैं कि दौर था, कोरोना का आज भी दौर है, लेकिन क्या कोरोना के पाबंदियों के तहत इस यात्रा को क्या सरकार नहीं शुरू कर सकती? इतने लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड, जैसा पिरसाली जी ने सही कहा, कि इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, टैक्सी वाले हैं, होटल व्यवसायी हैं, टूर ट्रेवल्स वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है? केवल चुनाव यात्राएं के लिए जरूरी है, आशीर्वाद यात्रा जरूरी है, भीड़ हर जगह आ रही है, लेकिन अगर चारधाम यात्रा में भीड़ उमड़ेगी तो क्या कोरोना अलग से आके अपना प्रकोप दिखा देगा? मधुरता जोशी जी। नहीं संजय जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के समय भी यात्रा होती थी, बड़ी अच्छी यात्रा होती थी। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी करती थी। पर्वतीय विकास मंत्रालय होता था, वो तैयारी करता था। बद्रीनाथ केदारनाथ हमारी मंदिर समिति थी, वो तैयारी करती थी। बहुत अच्छी तरह से होती थी यात्रा। विगत वर्ष भी सारी यात्रा ऐसी रही, कोरोना के नाम पर उसको बंद कर दिया गया। जब चली यात्रा तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, बहुत से कम लोग आस्था जिनकी थी वो बद्रीनाथ भी गए, केदारनाथ भी गए, गंगोत्री भी गए। हालांकि मंदिर में अंदर जाने का, प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस साल फिर वही स्थिति आ गई। इस साल तो यात्रा बिल्कुल चल नहीं रही। सारे पंडा पुरोहित मांग कर रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र का समाज मांग कर रहा है, राजनीतिक दल भी मांग कर रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा भाई इसको जल्दी खोलिए, आप तैयारी करिए, और अगर आप कुंभ कर सकते हैं तो चारधाम यात्रा करने में कोई आपत्ति नहीं, किसी की कोई आपत्ति नहीं। तय सरकार को करना है, क्योंकि सरकार ने ही निर्णय लेना था, व्यवस्थाएं सरकार ने ही करनी थी। लेकिन सरकार ने, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जो पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती हो, धर्म की बात करती हो, धर्म को संरक्षित करने की बात करती हो, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात करते हो, अगर वो पार्टी सत्तारूढ़ होने के बाद अगर चारधाम यात्रा नहीं चला रही तो निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मधुरता जोशी जी, आपने बहुत नपी तुले शब्दों में कहा धर्म की राजनीति करती हो, धर्म को भड़काने की काम करती हो। संजीव वर्मा जी, धर्म की राजनीति भी आप करते हैं, धर्म के सहारे भड़काने का भी काम करते हैं, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। ऐसा आरोप माननीय जोशी जी लगा रहे हैं जी, जो चारधाम यात्रा के ऊपर ही सीधी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, चारधाम यात्रा सरकार पूरी तरह से इस पे संवेदनशील है जी। और हमने अभी शुरू में प्रयोग के तौर पे 3 जिलों में परमिशन भी दी थी कि आप चारधाम यात्रा कर सकते हैं जी, कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए। किंतु इसके तुरंत बाद जी, हाई कोर्ट द्वारा इस पे रोक लगा दी गई कि जब तक हम आदेशित नहीं करेंगे आप चारधाम यात्रा को स्थगित रखेंगे। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। सरकार चाहती है कि यात्रा दोबारा से शुरू हो और बहुत जल्दी शुरू हो जी। अभी सुप्रीम कोर्ट से कल ही इसके ऊपर जो भी कोई निर्णय आने वाला है और हमको ऐसी आशा है कि निर्णय चारधाम यात्रा से जुड़े जितने भी लोगों का जो रोजगार प्रभावित हो रहा है उन सबके हितों का ध्यान रखते हुए, पंडा पुरोहितों का हक हुकूकों का ध्यान रखते हुए एक बहुत अच्छा निर्णय आएगा और दोबारा यात्रा प्रारंभ होगी। सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द यात्रा प्रारंभ हो। संजीव वर्मा जी, आप सारा काम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं, विधानसभा का सत्र आयोजित कर रहे हैं, इतना संवेदनशील मसला है पूरे प्रदेश के। आप कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, जो रोजी रोजगार करने वाले लोग हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला, क्यों नहीं एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, क्यों नहीं उनसे राय लेते हैं, सारी पार्टियों से बुलाया जाए, पूछा जाए कि भाई इसके लिए क्या किया जाए। आपको तो एक मुद्दा मिल गया कि कोर्ट में मामला है, तो उस बात को लेकर के आप कोर्ट में भी पहले या बड़े कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, आप अपनी बात उस तरह से नहीं रख रहे हैं जैसा आम आदमी पार्टी ने कहा कि आपको अपनी बात तो कम से कम लगे तो कि सरकार है इस मामले में। संजय जी, देखिए जी,
मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट शायद भारत में नहीं है। जी। दूसरी बात आपने सर्वदलीय की कही है। हाँ। हम उसमें अपने कांग्रेस के भाइयों का, आम आदमी पार्टी के भाइयों का और भी कोई राजनीतिक दल है, हम सबका सहयोग लेने में हमको कोई गुरेज नहीं है और मामला सबकी रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है और अपनी आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं, सरकार भी चाहती है यात्रा जल्द से जल्द प्रारंभ हो और जो एक लाइफलाइन है एक पहाड़ों की, पर्वतीय क्षेत्रों की, ये शीघ्र से शीघ्र जैसे पहले से चलती है। नवीन जी ईमानदारी दिख रही है जैसे पहले से चलती आ रही है यात्रा दोबारा से प्रारंभ। इच्छा शक्ति में नवीन जी ईमानदारी दिख रही है? इच्छा शक्ति है, बिल्कुल भी नहीं। वर्मा जी की जो बातों में जो कोर्ट का सहारा लिया जाता है, वर्मा जी आप ये देखिए कि कोर्ट में मामला क्यों पड़ा है, क्योंकि आपके इंतजामात जो कोरोना को लेकर हैं या यात्रा को लेकर हैं वो पूरे भरपूर नहीं होने की वजह से कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगाया कि आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। अगर आपने यात्रा में इंतजाम सही किए होते तो शायद यात्रा हो रही होती। मेरा मानना यहाँ पर है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा को अपने सियासी लाभ के लिए यात्रा निकालनी होती तो सारे इंतजाम कर ले जाते हैं। आपने श्रीनगर में यात्रा निकाल ली और कांग्रेस को भी आपने परमिशन दे दी यात्रा निकालने के लिए। जो जनता के हित की बात है, देखिए जहां इनको अपने लाभ लगता है वहां पर सब कुछ करने को तैयार है और जहां जनता के हित की बात है वहां पर हाथ खड़े कर देते हैं, जहां पर जनता के लाभ की बात है वहां पर हाथ खड़े कर देते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। उसके पीछे कई कारण है, चाहे देवस्थानम बोर्ड भी बीच में है, पंडा पुरोहित समाज जो इतने टाइम से लंबा आंदोलित है उस पर है, पंडा पुरोहित समाज अपने खून से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख चुका है। तो जो आक्रोश वहां पर चार धाम में है वो आक्रोश कहीं जनता को पता ना चल जाए या वो पूरे प्रदेश भर में ना फैल जाए, देश भर में ना फैल जाए, विश्व भर में ना फैल जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बाधा खड़ी कर चुकी है पंडा पुरोहित समाज और सरकार के बीच में देवस्थानम बोर्ड को लेकर, जो गैर लोकतांत्रिक तरीके से आपने थोपा, अपना निर्णय थोपा और उसके बाद एक हाई पावर नाम की जो बाधा, आपने हाई पावर कमेटी नाम की बाधा खड़ी कर दी है क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो सरकार सीधे और पंडा पुरोहितों से बातचीत करने को तैयार होती। मुख्यमंत्री जी कहते आइए आपका प्रतिनिधिमंडल लाइए, हम उनसे बात करते हैं, लेकिन आपने उनसे बात करना उचित नहीं समझा, इसलिए एक हाई पावर कमेटी नाम की बाधा बीच में खड़ी कर दी है कि आपको लिंगर ऑन करना है या फिर आप उसको राजनीतिक फायदे के लिए अपने इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये इसके पीछे का कारण है। इसमें क्या राजनीतिक फायदा हो सकता है? देखिए राजनीतिक फायदा यह है कि अब ये देवस्थानम बोर्ड को चुनाव के करीब करीब खत्म करना चाहेंगे या तो कुछ न कुछ उसमें बदलाव लाना चाहेंगे। देवस्थानम बोर्ड अलग विषय हो गया और चार धाम यात्रा अलग विषय है, तो दोनों को आप मिला करके तो हमारी समझ से कोई कांग्रेस को या भाजपा को इसका फायदा नुकसान क्या हो सकता है? आप बार बार कह रहे हैं उसको फायदा को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान हो चुका है जी। पंडा पुरोहित समाज पिंडदान कर चुके देवस्थानम बोर्ड के लिए, वो वही के तो हैं, चार धाम के तो पंडा पुरोहित समाज है और कहाँ के हैं? कोई इंग्लैंड या अमेरिका के थोड़ा है। चार धाम में ही सारी गड़बड़ी हो रही है, सारी जो अत्याचार हो रहा चार धाम में ही हो रहा। उन्हीं धाम की यात्रा अगर कराते हैं लोग, जो लाखों करोड़ों की जो आस्था है हमारे हिंदू धर्मावलंबियों की जो आस्था है, क्योंकि देश विदेश से लोग उसमें आते हैं, उस यात्रा में आते हैं, तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की पोल ना खुल जाए, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है, हिंदुत्व का दम भरती है, ऐसी सरकार जो हमारे करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था है चार धाम यात्रा उसको शुरू नहीं कर पा रही है। उसके पीछे कोरोना भी कारण है, उसके पीछे देवस्थानम बोर्ड भी कारण है, उसके पीछे इंतजाम भी कारण है। तो सरकार हर फ्रंट पर फेल हो गई है, इसलिए वो चाहती कि चार धाम यात्रा ना हो और ये छुपी रहे बात और हमारा समय कैसे। संजीव वर्मा जी, क्या आपका जो चुनावी मुख्य मुद्दा या भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का मुख्य विषय होता था, आम आदमी पार्टी की नजर उस पे है? संजीव वर्मा जी देखिए, हम आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं करते जी, हम आस्थाओं का सम्मान करते हैं जी। और अन्य विपक्षी दल, डर तो लग रहा होगा ना, बिल्कुल इन्होंने आध्यात्मिक हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी की घोषणा कर दी, चार धाम यात्रा की बात कर रहे हैं। कतई नहीं, कतई नहीं। देखिए आध्यात्मिक केंद्र आदि अनादि काल से रहा है। कोई राजनीतिक दल आके इसको बोलने लगे कि हमने आध्यात्मिक राजधानी बना दी, तो पहले क्या नहीं थी? पहले क्या बद्रीनाथ के मंदिर जहाँ एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला आपके, जहाँ
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जहां आज स्थित है, आदि अनादि काल से वही स्थित है। तो क्या अयोध्या में राम मंदिर नहीं था? नहीं था। तब फिर जब था तो आप इतना ज्यादा महिमा मंडल अयोध्या की क्यों कर रहे हैं साहब? अयोध्या में टेंट में रामलला विराजमान थे। आज उनका भव्य मंदिर उस स्थान पे बनाया जा रहा है। 543 सालों की तपस्या के बाद हिंदुओं को अपने प्रभु राम का मंदिर दर्शन के मथुरादास जोशी जी 2003 में आपदा आती है और हर व्यक्ति को लगता था कि कम से कम 2 साल 3 साल के बाद यात्रा शुरू होगी, लेकिन आपके मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उस समय होते थे, पहले विजय बहुगुणा थे, उसके बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत हुए। हरीश रावत ने कोई भी यात्रा नहीं रुकने दी। क्या वो इच्छा शक्ति की जरूरत है आज? निश्चित रूप से संजय जी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी तो संजय जी उस समय जरा मेरी बात जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पहले तो इनके मुख्यमंत्रियों कहते थे नशे में रहते हैं, अब तो नौजवान मुख्यमंत्री आया कि वो क्या सोच रहे हैं। बार बार कहा, देखो 2000 मार्च में तीरथ सिंह जी ने जब शपथ ली, उन्होंने कहा मैं देवस्थानम बोर्ड को भी पुनर्विचार करूंगा और 4 धाम यात्रा भी बड़ी सुचारू रूप से चलेगी, कुंभ भी बढ़िया होगा, सारी बातें की। कुंभ किया, उतना बड़ा घोटाला हो गया, उसमें व्यवस्था ही नहीं हुई, अब अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं। होना तो जो संबंधित मंत्री उसके लिए जिम्मेदार था उसका इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, वो अधिकारी पर जांच गिर रही है। अब आप 4 धाम यात्रा में लीजिए, कल नवीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो तारीफ करूंगा कि नौजवान साथी है, आगे बढ़े, हमारे शुभकामनाएं और अच्छे आंकड़े दिए, और मैं उससे भी आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा अपना अनुमान है, जो मैंने भी अध्ययन किया, लगभग ये तो 12,000 करोड़ करे, मैं कह रहा हूँ 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान है, और ये हमारे उत्तराखंड का ही नुकसान नहीं हो रहा। 4 धाम हरिद्वार से शुरुआत हो जाता है। मैं हरिद्वार से मैं उससे भी आगे बता रहा हूँ। देखिए, आप दिल्ली से जो आदमी ट्रेन से दूर से आता है वो दिल्ली से टैक्सी लेके आता है। बहुत से हमारे लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग दिल्ली में कारोबार कर रहे हैं, वहीं से आते हैं, वहां शुरू हो जाती है। तमाम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे विदेशों के लोग भी आते हैं उस दौरान यात्रा करने के लिए, उसका भी आर्थिक नुकसान हमको झेलना पड़ा। और तो और अभी भाई ने कहा, संजीव वर्मा जी ने, कि हमने स्थानीय स्तर पर खोल दी यात्रा। स्थानीय स्तर का आदमी जाता कितना? स्थानीय स्तर का आदमी तो वहां पर काम धाम करता है, कारोबार करता है, पूजा पाठ कराने का काम करता है, दुकानदारी करता है, जगह जगह पर खुमचे खोके फल खोल के कोई छोटी मोटी लोकल आइटम बेचता है, कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई पानी पिलाने का काम करता है, तमाम चीजों की व्यवस्था वो लोग करते हैं। लेकिन जो आपने बात की कि सरकार की इच्छा शक्ति होती तो निश्चित रूप से 4 धाम यात्रा शुरू होती। आपने हरीश राव जी का जिक्र किया, मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि उस समय पूरे विश्व में एक सीधी बात, हमारे तो भाजपा के नेताओं ने कह दिया था कि उत्तराखंड आओगे तो कमलनाथ के आना। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूंगा, आपको भी याद होगा, कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन फिर भी यात्रा सुचारू से चलाई। और तो और कांग्रेस की सरकार ने तो एक निर्णय और लिया था जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया। मैं इसलिए कहता हूँ, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले धर्म की धार्मिक भावनाओं से ही, लोगों की धार्मिक भावनाओं से ही खिलवाड़ करें। जो शीतकालीन यात्रा हमने शुरू की थी, अगर आप केदारनाथ नहीं जा सकते हैं तो आप ये हमारा यहाँ पर भगवान शिव शंकर की पूजा कर सकते हैं, केदारनाथ मंदिर नीचे लाने की बात थी। ऐसे ही आप जोशी मठ में बद्रीनाथ नरसिंह मंदिर है, उतना बड़ा बनाया हुआ, जो हमारे आज अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने नरसिंह मंदिर का निर्माण वहाँ कराया, आप वहाँ पर बद्रीनाथ की पूजा। लेकिन सर जोशी जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि हरीश रावत की आपने बात कही, वो इच्छा शक्ति आज की भी तो कांग्रेस को दिखनी चाहिए थी। जैसे आम आदमी पार्टी ने इतनी दमखम के साथ यात्रा शुरू करने की बात की, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं की? बिल्कुल की साहब। कब की साहब? अरे परसों, आज 3 दिन हुए हैं। नवीन प्रसादी जी, आपने भी सुना कांग्रेस को इसकी मांग करते हुए? नवीन भाई से पहले किशोर उपाध्याय जी ने ऋषिकेश में, मैं अगर आपने तो अभी निकाल के दिखा देता हूँ, ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 4 धाम यात्रा शुरू होनी चाहिए। अब समय, उन्होंने तो कहा कि एक लड़ाई और लड़नी पड़ सकती है, किशोर जी ने कहा। नवीन मैंने तो कल की,
उन्होंने परसों ही कह दिया था कि एक लड़ाई हमको, एक आंदोलन और करना पड़ेगा कि आप चार धाम यात्रा शुरू करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर चार धाम यात्रा शीघ्र सरकार ने शुरू नहीं की, निश्चित रूप से कांग्रेस आंदोलन करेगी और जनता के बीच में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है उसको उजागर। संजीव वर्मा जी, क्या लगता नहीं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चार धाम यात्रा एक मुद्दा बनता चला जा रहा है? संजय जी देखिए, कल 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसके तारीख लगी है जी, चार धाम यात्रा को खुलवाने की, और सरकार ने बहुत गंभीरता से, मजबूती से अपना पक्ष वहाँ पे रखा है जी। और हमको 100% इसकी आशा है, उम्मीद है कि चार धाम यात्रा का कल खुलने का एक बहुत सुखद निर्णय आने वाला है। ठीक है, आपकी तैयारी क्या है? आपकी तैयारी क्या है? सरकार कोविड को लेकर के कौन सी गाइडलाइन आपने तैयार किया है? ऋषिकेश से ऊपर अगर जाएंगे तो किस नियम कानून के तहत जाएंगे? संजय जी देखिए जी, जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं जी, जो जिनके RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आएंगे जी, वो सब लोग जा सकते हैं। और जैसे भी जो भी केंद्र की और राज्य सरकार की जो भी SOP है उसका जो भी लोग पालन करेंगे, जो श्रद्धालु उसका पालन करेंगे, और वो सभी लोग अपना चारधाम यात्रा। संजय जी, कहा जाता है ना, संजय जी जी, अगर जी मैं आ रहा हूँ संजय जी, अगर कोई भी यात्रा शुरू होनी है और कोविड महामारी के दौरान शुरू होनी है तो उसकी तैयारी किस स्तर से है ये भी तो नहीं पता चल रहा है साहब। संजय जी, सरकार की तैयारियां पूरी हो रखी हैं और सरकार पूरी गंभीरता से इस पर लगी है। अभी जितने लोगों का जो तीर्थाटन पे और पर्यटन पे जितने लोग लगे हुए हैं, उनमें चाहे टैक्सी ड्राइवर हों, चाहे होम स्टे वाले हों, चाहे होटल वाले हों, सबके खातों में सरकार द्वारा जो उनको नुकसान हो रहा था, एक राशि 9,368 लोगों के खातों में DBT के माध्यम से 205 करोड़ रुपए का जो सरकार ने एक पैकेज दिया। नहीं, आपने सुना नहीं नवीन जी ने क्या कहा कि लगभग 15,000 श्रद्धालु आते थे और 900 नहीं, 9,000 नहीं, 10 लाख लोगों का रोजगार सीधे 10 लाख लोगों का। आप 10 लाख लोगों का, आप 10,000 की बात कर रहे हैं, 10 लाख की बात कर रहे हैं। कितना पैसा? मथुरा जोशी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं जिगर भी कर दिया जी। इन्होंने कहा कि 200 करोड़ का पैकेज दिया, 205 करोड़, चलिए 210 मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ इसको। आप जरा इसको 1,64,000 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो एक आदमी के इससे कितना बच रहा है? 800 कुछ रुपए आ रहे हैं संजय जी, और सरकार 1,000 रुपए जी। भाई साहब झूठ बोलने से कब आ जाएंगे? अरे मैं सुन लीजिए जरा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपका विज्ञापन चल रहा है, आपका विज्ञापन चल रहा, नवीन ने उसको नोटिस किया कि नहीं किया, संजय जी ने किया कि नहीं किया, मैं नहीं कह सकता। आप जरा देखिएगा उस विज्ञापन को, आप भी देखिएगा घर जाके। आप कह रहे हैं कि 200 करोड़ का जो आप मुआवजा दे रहे हैं उससे सीधे 1,64,000 लोग लाभान्वित हो रहे, कह रहे हैं आप, आपकी सरकार कह रही है। आप देख लीजिएगा तो मल्टीप्लाई तो करेंगे ना भाई, सही बात है, डिवाइड करके उसको डिवाइड तो करेंगे आप। और एक बात कर दूं बड़े सम्मान से, अदब से, क्षमा मांगते हैं आपसे जी। मथुरा जोशी जब भी बोलता है गलत आंकड़े के साथ नहीं बोलता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मैं बहुत हिसाब से बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ। और दूसरी चीज है, सरकार साहब संवेदनशील होती तो हाईकोर्ट ने निर्णय लिया, हाईकोर्ट ने यही तो कहा कि हम कोरोना की वजह से अपने बच्चों को, अपने नागरिकों को का जीवन खतरे में नहीं डालते हैं। सरकार ये बताए कि आप चार धाम यात्रा चलाएंगे कैसे, यही कहा। वही तैयारी की बात तो क्या तैयारी है? अगर उसने बैन लगाया, आप सुप्रीम कोर्ट गए, अच्छी बात है आप सुप्रीम कोर्ट गए, हम मानते हैं कि आप संवेदनशील हैं, चलिए यहाँ मान लेते हैं। आज 3 महीने हो गए कि सुप्रीम कोर्ट से आप निर्णय नहीं करा पाए। आपकी जो भारी भरकम वकीलों की फौज है, जहाँ करोड़ों रुपए आप उनको तनख्वाह दे रहे, वो क्या कर रहे थे आपके? और आप कह रहे हैं कि कल निर्णय आएगा, कल निर्णय आएगा। आपके पास केवल 2 महीना बचता है साहब, दिवाली में आपके कपाट बंद होने शुरू हो जाएंगे। जी नवीन जी 1250 का आंकड़ा। नवीन जी संजीव वर्मा से अंतिम कमेंट लें।
हाँ, आप कुछ कह रहे हैं 1200 जी। मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस एड को बड़े धड़ल्ले से टीवी पर दिखा रही है, पोस्टर लगाए हुए हैं, उससे प्रति व्यक्ति 1250 रुपए की राहत राशि जारी है। अब 1250 रुपए तो सिलेंडर ही कर दिया आपने, अब क्या लेगा वो? नवीन जी क्या राहत मिलेगी? उनके मुंह में जी रहा है। संजय, हंसने की बात नहीं है। पहाड़ पे संजीव वर्मा जी में शामिल हो गए। संजीव जी उन्होंने 1,64,000 रुपए का एक फर्जी आंकड़ा बोला और आपका ऐड हो गया, आपको पता ही नहीं है। संजीव वर्मा जी, पहाड़ पे तो गैस पहुंचाने का 300 रुपए होता है। 1250 का सिलेंडर पहुंचा ना ऊपर, 1000 का सिलेंडर 250 रुपए उसकी ढुलाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ श्रीवास्तव जी, आप वर्मा जी से पूछिए कि जो राहत दी गई, क्या वो लोग राहत महसूस कर रहे हैं? उससे उन्हीं से पूछ लीजिए। चलिए अंतिम प्रश्न, संजीव वर्मा जी, आपको लगता है? हाँ जी, मथुरा जी, संजय जी, माफी के साथ देखिए, उसमें आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं ना, उसमें तो सारा होटलियर भी है, चाहे वो पिथौरागढ़ का है, नैनीताल का है, अल्मोड़े का है, जो टैक्सी चलाने वाला उत्तराखंड का, सही बात, उत्तराखंड का है वो। सर आप मैं नहीं, एक बात ये बताना चाहता हूं सर, देखो उन्होंने बोल देना कि हमने 10,000 लोगों को दिया, 10,000 से उसको डिवाइड करो, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिस्से में आया? संजीव वर्मा जी, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, संजीव वर्मा जी, जो लोग वहाँ में इन्वॉल्व हैं, जो धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद नवीन जी, धन्यवाद मथुरा जोशी जी। हमें लगता है कि अगर हम पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ के साथ पहाड़ पे रहने वालों की भी बात करनी चाहिए। जिस तरह से चारधाम यात्रा यहाँ के लोगों के लिए पूरे साल का व्यवसाय देती है, खान पान देती है, रहन सहन की व्यवस्था करती है, उसी सोच के साथ इस यात्रा को शुरू करने का सोचना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज़।